हेलो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। अब जब भी यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन रिलीज करती है तो एक तरफ सब ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फॉर्म जो है वो चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी जब ओटीआर आया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन और उसके थ्रू हमने यूपीएससी का फॉर्म फिलअप किया था इसी चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे, और इस बार भी वो चैलेंज है। नोटिफिकेशन आता है, हम नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर चेंजेस वो सब डिस्कस करते हैं और बाद में बता दिया जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लीजिए। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं ऑल ओवर द यूट्यूब। बहुत ही कम आपको यह देखने को मिलेगा कि डिटेल में आपको कोई फॉर्म भर के दिखाएगा। हालांकि मैं लाइव इसलिए नहीं आ सकता हूं कि जब मैं डिटेल भरूंगा तो काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड मैं फिलअप करूंगा, मोबाइल नंबर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर्टिकल 21 के तहत, दैट इज राइट टू प्राइवेसी के तहत, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो वन बाय वन जो भी दिक्कतें हैं वो सारी बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि जो मैं फॉर्म भर रहा हूं वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और पार्ट 2 इसलिए कि अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं, आप ओबीसी से हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं। मेरे को सर्टिफिकेट कहां मिलेगा, मेरी कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आती है कि नहीं आती है, सेंट्रल सर्टिफिकेट्स होते कैसे हैं, मैं कहां से डाउनलोड कर सकता हूं, एंड जो भी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं कि मैं कैटेगरी में आता हूं कि नहीं आता हूं, वो सारे डाउट्स के लिए भी पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको सीमलेसली कोशिश करने की फिलअप करने की कोशिश करेंगे, बट आप बस अपना संयम बनाए रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा धीरे चल रही है प्रोसेस तो आप उसको तेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल और आसपास जो मेरा लैपटॉप है उसमें रख लिया है। तो ये 4 आपको स्टेप देखने को मिल रहे होंगे: क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिंग, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन एग्जामिनेशन। में आप देख सकते हो कि कौन कौन से एग्जामिनेशन के नोटिस आए हुए हैं, फिर आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एंड देन आपकी जो एप्लीकेशन हो चुकी है, आपने फॉर्म भर दिया है, उसका स्टेटस क्या है। अब आप एक चीज सुनिएगा, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है यूआरएन में, यानी जब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पे आपने जो डिटेल डालनी है बहुत सोच समझ के डिटेल डालनी है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अगले साल आप चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आज कोई इंडिविजुअल है जो किसी और कंपनी में काम कर रहा है, नेक्स्ट ईयर वो किसी और कंपनी में काम कर रहा होगा, तो उसका 1 साल का एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा। मान लीजिए कोई 2 साल बाद में अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेगा, तो अपनी एजुकेशन प्रोफाइल में वो अपडेशन करना होगा। इसलिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को हर साल जब भी फॉर्म आएगा तब चेंज किया जा सकता है, बट यूआरएन को नहीं किया जा सकता है। तो प्लीज एंश्योर दैट कि आप बहुत ही सावधानी से, कॉशियसली ये फॉर्म भरें। तो अब पहले हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, upsconline.nic.in को क्लिक करना है, एंड उसके बाद में आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। और इवन इसी वेबसाइट पे काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप कहीं पे भी स्टक कर रहे हैं, कहीं पे भी आप फंस रहे हैं, तो यूपीएससी ने इस बार हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। एक बार के लिए मैं वो भी बता दूंगा कि वो कहां पे है, सो दैट आपके पास में ये वीडियो होगा एज ए रेफरेंस, आपके पास में वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, एंड देन पार्ट 2 होगा, एंड आई होप उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कमेंट सेक्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, अगर आपको और बाकी चैलेंजेस आते हैं तो आप उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ में कनेक्ट कर लेगी। तो पहले आपको आपका अकाउंट लॉग इन करना है, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप यहां पे देखिएगा ध्यान से कि आपके पास में एक ऐसी ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे कि आप ओटीपी रिसीव कर सकें वेरिफिकेशन के लिए, यानी आपके पास में एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाता है ईमेल आईडी का, मोबाइल नंबर का, तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। उसमें 8 कैरेक्टर होनी चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर होनी चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, जिसमें एक अपर केस का होना चाहिए, एक कैपिटल ए से लेकर जेड के बीच में, 1 लोअर केस का होना चाहिए, छोटे ए से लेकर जेड के बीच में, एक नंबर होना चाहिए 0 to 9 के बीच में, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, चाहे वो स्टार हो, हैश हो, @ हो, व्हाट नॉट। ये चारों चीजें होनी चाहिए। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर, और ये चारों के चारों आपके अलग अलग सिंबल। और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस यूपीएससी से रिलेटेड या यूपीएससी से आएगा वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही होगा। देयरफॉर आपको एडवाइस किया जाता है कि जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप इंश्योर करें कि एकदम सही हो और एक्टिव और एक्सेसिबल हो। आपने यहां पे आई हियर बाय डिक्लेयर कर दिया, अब आप प्रोसीड कर सकते हैं अकाउंट क्रिएशन के लिए। अब इसमें पहले आपने इंस्ट्रक्शन पढ़े, अब दूसरे में आप आ चुके हैं कि वेरीफाई ईमेल आईडी। अब आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा, तो जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है आप उसको इंश्योर करें कि आपके पास में हो। फिर वेरीफाई जब ईमेल आईडी हो जाएगी उसके बाद में आप वेरीफाई करेंगे मोबाइल नंबर, एंड देन आप करेंगे क्रिएट पासवर्ड, अगर आपने अभी तक भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो इंस्ट्रक्शन के बाद में सेकंड स्टेप जो है वो है वेरीफाई ईमेल आईडी। और इसलिए मैंने बोला कि ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज आप ओटीपी रिसीव करेंगे। तो अब मैं यहां पे पहले ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं अब ओटीपी जो है एक्चुअली में भेज दिया गया। तो हमें जो पहले इशू आ रहा था उसके बाद में होता गया कि काफी बार ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे होते हैं, तो आप रिफ्रेश करके भी ये देख सकते हैं। तो मैं एक्चुअली में आपको सारी जो भी दिक्कतें हैं वो दिखा रहा हूं, सो दैट आप इतना प्रेशर में ना आए, एंग्जाइटी में ना आए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब एक बार के लिए हम ओटीपी भर देते हैं। अब चलते हैं, तो ईमेल आईडी जो है वेरीफाई हो चुकी है सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं। अब आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, राइट। अब हम मोबाइल नंबर करते हैं, देन उसके बाद में वहाँ पे भी आपको ओटीपी देखने को मिलेगी। अगेन आपको 2 बार इसलिए भरवाया जा रहा है जिससे आप गलती ना करें। फिर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ
एंड नाउ ओटीपी हैज बीन सेंट। थोड़ी देर में आ जाएगी ओटीपी, उसके बाद में हम वो ओटीपी भी लिख देंगे। अब यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है मोबाइल नंबर भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब मैंने बोला था पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें एक एक चीज़ें मेंशन है। ठीक है, फिर हमने पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। कांग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका काफ़ी बार अगर आप अपने पर्सनल लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप इस पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा किसी और का है तो मैं यहाँ सेव नहीं करूँगा, और फिर मैंने इंश्योर कर दिया है। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं टू लॉगिन। ठीक है, तो उसके बाद में आपके पास में एक ईमेल भी आ जाएगा आपकी साइट पे। अब हम दोबारा से वो रजिस्टर कर रहे हैं नंबर, क्योंकि अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि अभी आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि सर दोबारा से डिटेल डालनी पड़ेगी, कि हाँ बिल्कुल डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप लॉगिन कर रहे हैं, पहले आपका अकाउंट बना था सिर्फ। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अगर आपके पास में आप खुद अपना भर रहे हैं तो आपके पास में आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में ही है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। अब ओटीपी दोबारा भेज दिया गया है, तो एक बार ओटीपी आएगा एंड देन वी विल बी एबल टू मूव टुवर्ड्स यूआरएन। अब हम वैलिडेट करते हैं, दैट्स इट। अब आपके पास में 4 ऑप्शन खुल चुके हैं यहाँ पे। मैनेज अकाउंट, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज का ऑप्शन क्यों दिया गया है? क्योंकि हो सकता है कि आपने ईमेल आईडी डीएक्टिवेट कर दी हो, कोई और ईमेल आईडी पे चले गए हो, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया हो, तो इतना समझदारी दिखाई है यूपीएससी ने कि हाँ ये चेंज हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं यूआरएन के ऊपर और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड देन फिर एग्जामिनेशन में जो भी हमें जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है वो हम एग्जामिनेशन देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसीड फॉर आपका यूआरएन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। तो चलिए, इसमें भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। यहाँ पे जहां भी आप भर रहे हैं वहां पे हर एक जगह इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं करनी। और फिर मैं एक बार के लिए आपको वो सारे इंस्ट्रक्शन और दिखा दूंगा कि यूपीएससी ने कहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो अब हम क्या है, यूआरएन के बारे में प्रोसीड करते हैं। तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो कि भाई साहब आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसको भरने से पहले, जिसमें आपको आइडेंटिटी प्रोफाइल दिख रही है, आधार फोटो आईडी दिख रहा है, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल दिख रहा है, उसके लिए आप जो है उससे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। तो अब जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं बिफोर द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आपका नाम दिख लीजिए सुरेश प्रसाद सिंह है, तो पहला नाम सुरेश आएगा, मिडिल नेम प्रसाद आएगा, फिर लास्ट नेम सिंह आएगा। आपको हर एक जगह इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बस उनको फॉलो करना है, राइट, और कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद में आपका जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा, और अगर आपने अपना नाम चेंज किया है और आपका फुल नेम जो है डिफरेंट है, जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट था, यानी जो 10th का सर्टिफिकेट था या 10th की मार्कशीट थी, उसमें अगर आपका नाम डिफरेंट है तो प्लीज आप जो है कॉपी रखिएगा जिसमें ऑफिशियल नेम आपका चेंज हुआ है, और वो गजेटेड डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा जिसको आप अपलोड कर सकें। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने नाम चेंज किया है तो वो गजेटेड डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान रखना, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए विद नेम NAME अंडरस्कोर चेंज, एंड डॉक्यूमेंट की साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। और ये जो एफिडेविट है ये भी आपको मिल जाएगा, इसके बारे में मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया है, तो आप पार्ट 2 तक अगर देखेंगे तो आपको ये बता दूंगा कि ये कहां से ऑफिशियल नेम चेंज गैजेट है, और इवन कलेक्ट्रेट में मिल जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर आपसे आपकी मैट्रिकुलेशन डिटेल पूछी जाएगी कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसमें क्या डिटेल्स मेंशन है, जैसे बोर्ड का क्या नाम था, पासिंग क्या नाम था, रोल सॉरी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। फिर उसके बाद में जब आप अपने बोर्ड सर्टिफिकेट को अपलोड कर रहे हो, अगेन पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। किसमें करना है? पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। और बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, जैसे बोर्ड सर्टिफिकेट है तो बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, आई होप इट विल हेल्प यू। यहां पे आप देख सकते हो, एंड साइज इसकी 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए, और आधार और मोबाइल नंबर होना चाहिए। एन एक्टिव आधार लिंक मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड टू रिसीव एन ओटीपी फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और अगर आप आधार यूज नहीं करते हैं तो आप किसी और वैलिड गवर्नमेंट आईडी के साथ में बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बार स्ट्रांगली पुश किया गया है आधार कार्ड को। और देखिए, काइंडली नोट दैट द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन डिटेल वंस लॉग्ड कैन नॉट बी चेंज एट एनी स्टेज। हर एक चीज मेंशन की गई है, डॉक्यूमेंट का नाम क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए, कितनी उसकी साइज होनी चाहिए, चाहे से सर्टिफिकेट के बारे में बात हो, आधार कार्ड के बारे में बात हो, नेम चेंज गैजेट के बारे में बात हो, हर चीज के बारे में मेंशन किया गया। अब आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। अब बच्चे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही नहीं है। अभी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। आ गया। अब आपके पास में ये पूरा का पूरा पहला पार्ट है, जो आइडेंटिटी प्रोफाइल है वो एक्टिव हो चुकी है, राइट। आइडेंटिटी प्रोफाइल जो है वो आपकी एक्टिव हो चुकी है। एक बार के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स देख लेता हूं। चलिए, अब मैं नाम भर रहा हूं। अब नाम तो ऑब्वियसली बात है मैं ले नहीं सकता हूं, बट जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए आपका 2 नाम है तो फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम नाम लिख देंगे। और ध्यान रखिएगा, वही नाम जो आपके आधार कार्ड, आपके जो डेटा है, जो भी डेटा है, 10th का सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट, जो भी है वहां पे नाम सेम होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर दैट, ओके, नहीं तो गलती हो जाएगी बहुत। और अगर नाम चेंज हुआ है तो आप बता दीजिएगा। हर एक चीज के बारे में आपसे कंफर्म किया जा रहा है, इसलिए मेक श्योर कि आप जब भर रहे हो तो आप बिल्कुल बहुत ही सजगता से इसको भरें, नहीं तो इट कैन कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट ऑल्सो, ठीक है। तो एक बार मैं मेंशन देख लेता हूं। हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो नाम है बिल्कुल बिल्कुल केयरफुली देखना है, कोई जल्दीबाजी हमें करनी ही नहीं है, ठीक है। यहां से आगे, क्या मेरा नाम चेंज हुआ है? देखिए, मैंने बोला मेरा नाम चेंज नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी, अगर मैंने बोला कि इज द अबव नेम सेम एज द नेम प्रिंटेड ऑन 10th क्लास, क्या जो आपने नाम लिखा है वो आपके जो बोर्ड का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है वही नाम है? अगर सेम है यस तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए नो है। अब नो में जाएंगे तो क्या आपके पास में गैजेटेड नोटिफिकेशन है? आपने बोला नहीं मेरे पास में गैजेटेड नोटिफिकेशन, यस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अपलोड द एविडेंस, ठीक है, यस आपने बोला तो अपलोड द एविडेंस दैट इज वैलिड एंड रीडेबल कॉपी, वैलिड भी होनी चाहिए और रीडेबल भी होनी चाहिए, गैजेट नोटिफिकेशन इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द चेंज इन नेम। मान लीजिए आपके पास में अभी नहीं है तो आपने नो किया, ठीक है, आपने नो किया, और उसके बाद में फिर आपको यहां पे आपने जब नो किया तो वो आपका इंफॉर्मेशन ले लेगा, आप बाद में इसको सबमिट करा सकते हो।
ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि इन्होंने पहले पूछा ना कि क्या आपका नाम सेम है, नहीं है, क्या आप में पोजीशन है, नहीं है, लेकिन अगर आप बोलते हो यस है तो आपको फिर अपलोड करना पड़ेगा एविडेंस। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। लेकिन यहाँ पे मेरा नाम सेम है तो मुझे कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, मतलब जिसका भी नाम है, ठीक है। अब उसके बाद में फुल नेम आपको बताना है एज पर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। 10th क्लास की मार्कशीट हो या फिर आपके पास में बोर्ड सर्टिफिकेट हो, जो भी हो वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है सेलेक्ट जेंडर, मैंने सेलेक्ट जेंडर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करी, एक बार के लिए मैं डॉक्यूमेंट में देख लेता हूँ, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में आपने कंफर्म करने के लिए लिखा, मैंने कंफर्म करवा दिया। फिर उसके बाद में आपके फादर का फुल नेम पूछा जा रहा है। इवन अगर मदर फादर का नेम चेंज होता है तो भी एक एफिडेविट है जो आप लगा सकते हो, जिसको मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। गार्जियन में आप लिखना चाहो इट इज़ ऑप्शनल, क्योंकि आप देख सकते हो जहाँ जहाँ रेड मार्क है ना, ये ऑप्शनल नहीं है, लेकिन ये जो कंफर्म गार्जियस नेम यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, रेड एस्ट्रिक्स नहीं है, तो ये जो चीज़ है ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, ठीक है। मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर रहा हूँ कि नाम वाम सेम है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर मैं चला और मैंने नेक्स्ट कर दिया रिव्यू, ठीक है। यहाँ तक बात आ चुकी है। अब आप फिर आपको बताया जा रहा है कि क्या यही नाम है, क्या क्या यही है, क्या बर्थडे बर्थडे सब कुछ आपसे पूछ लिया और फिर आपने सबमिट कर दिया। यस, मैंने सबमिट कर दिया, आपकी आइडेंटिटी प्रोफाइल सबमिटेड हो चुकी है सक्सेसफुली। देन उसके बाद में आपसे आधार स्टेटस पूछा है कि क्या आपके पास में आधार है और आप कंसर्न देना चाहते हैं, बिल्कुल कंसर्न देना चाहते हैं। फिर उसने बोला कि हाँ, जो मेरा आधार नंबर है जो मेंशन बिलो है, मैं अपना कंसर्न देती हूँ यूपीएससी को, जिससे वो मेरा आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट कर सकें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में। और मेरे को इन्फॉर्म कर दिया गया यूपीएससी का दैट मेरी आइडेंटिटी, जो मेरी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए की जाएगी। एंड आई हैव ऑल्सो बीन इन्फॉर्म दैट कि मेरी जो केवाईसी इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग कोई भी जो माल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलती है एग्जामिनेशन के अंदर, या फिर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही हो। इवन लिसन का भी दिया गया है, आप ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पीडब्ल्यूडी के एस्पिरेंट होते हैं जिनको विजुअली जो है वो इम्पेयर्ड होते हैं, वो देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ऑडियो का प्रूफ भी है। अब मैं यहाँ पे आधार नंबर लेके आ रहा हूँ, बहुत केयरफुली आपको चीज़ें करनी है गाइस, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ गया। अब मैं कैप्चा करूँगा, कैप्चा करा मैंने EYIX7, मैंने कैप्चा कर दिया है। अब मैं एक बार के लिए क्लिक करूँगा जिससे मैं OTP, राइट, OTP मेरे पास में आ सके। यहाँ पे आप जब गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP देखने को मिल जाएगा। तो मैंने OTP भेज दिया है, मैंने तो क्या भेजा है। तो अगर कई बार मान लीजिए OTP नहीं भी आता है तो आप फिर उसके बाद में रीसेंट OTP कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो OTP को और ये करेक्ट है, ठीक है। तो अब जैसे आपने दिया तो वो प्रोसेस उसने पूरा कर लिया है, मतलब उसने UIDI से पूरा का पूरा डेटा निकाल लिया है। और अपन जाएंगे दूसरे पार्ट पे। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ ये हो, लैंडमार्क भी है, जो भी आपके आधार कार्ड पे डेटा है वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि हाँ मुझे सेट करना है, तो आपने सबमिट कर दिया, ठीक है। फिर आप उसके बाद में प्रोसीड कर सकते हो। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू विद फोटो आईडी अपलोड वेरिफिकेशन, यस प्रोसीड, एंड देन आधार और फोटो आईडी कार्ड हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब आपके बाद में आधार वाला देखो टिक आ गया है, ये आपका खत्म हो गया। अब आप जाएंगे नेक्स्ट पे। उसके बाद में अब आपसे 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट ये सब मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके पास मार्कशीट हो या फिर आपके पास में सर्टिफिकेट हो, जो भी हो वो आप अपने पास में रखें। ये आपको इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी डेटा है वो आपके पास में होना चाहिए और क्रॉस चेक बिल्कुल करिएगा, कोई भी गलती जो है वो इस टाइम पे माफ़ी के काबिल नहीं है, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं तो डिटेल सारी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ किया, तो आपने लिखा इंडिया किया, फिर आपने लिखा मेरा स्टेट क्या है, तो मान लीजिए स्टेट किया। फिर यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं, आपसे दोबारा स्टेट पूछा जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें कंफर्म की जा रही हैं। फिर उसके बाद में आपसे बोर्ड पूछा जाएगा, तो आपने जिस भी बोर्ड से लिखा है आप वो बोर्ड दे सकते हैं, आपके मार्कशीट में भी वो मेंशन होगा, तो उसके बारे में आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ईयर डालना है जब इन्होंने पास आउट किया है, ठीक है। फिर आपसे जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। यहाँ पे आपसे रोल नंबर मांगा है, यहाँ से आपसे सर्टिफिकेशन नंबर मांगा है, तो आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाता होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो मार्कशीट होगी उस पर आपको सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए मैं डिटेल से धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ जिससे कि आप, ठीक है, इंश्योर कर सकें। फिर आपके से पूछा जा रहा है कि ग्रेड पे थी कि नहीं थी, बिल्कुल हमारे यहाँ पे ग्रेड पे थी, CGPA था। फिर आपसे CGPA पूछा गया है, तो आपने CGPA डाल दिया। तो काफ़ी जनों को ये भी इशू है कि उनको UDIC कोड नहीं मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो या तो अपने UDIC कोड आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे अपने स्कूल का, तो UDIC कोड मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आपको स्कूल नेम डाल देना, यहाँ लिख देना कि मुझे नहीं पता, आप स्कूल नेम डाल देना। स्कूल नेम डालने के बाद में आपका UDIC कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे भी हो रहा है कि उनका स्कूल डाल दो, नाम सर्च कर रहे हो तभी नहीं आ रहा है, UDIC कोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको फिर मेल लिखना पड़ेगा UPSC को और मेक श्योर कि आप बताएं कि आपके डेटा में मेरे स्कूल और UDIC नहीं है। मतलब UDIC एक्चुअली में तो है मेरे स्कूल का, मेरा स्कूल एग्जिस्ट भी करता है, मेरे स्कूल का UDIC भी है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। और काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स हैं जो बंद हो चुकी हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने UDIC कोड क्यों दिया है फॉर मोर वेरिफिकेशन, बट आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जा रही हैं, ठीक है। अब जब मैं सर्टिफिकेट इशू की बात करता हूँ, अब यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब मेरे को नहीं पता UDIC कोड क्या है, बाकी चीज़ें मैंने इंश्योर कर दी है, ठीक है।
मेक श्योर ये सारी चीजें एकदम सही हो। यू मस्ट प्रेजेंट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है इन केस द बोर्ड नेम, सर्टिफिकेट नंबर, एग्जामिनेशन ईयर, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर डिटेल्स प्रिंटेड इन द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डू नॉट मैच द डिटेल्स सबमिटेड बाय यू। तो प्लीज मेक श्योर ये करना कि ये सारी चीजें एकदम सही हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल गया। मेरे को स्कूल नेम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा स्कूल का नेम, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है, डू यू नो योर स्कूल कैडिंग, नो आई डू नॉट नो दैट। फिर मैं अपने स्कूल का नेम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा सर्च स्कूल आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे अपना स्टेट पे जाऊँगा, आप जिस भी स्टेट से पढ़े आप जाएंगे, फिर जो डिस्ट्रिक्ट रहा है आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में जाके फिर आपके पास में ऑप्शन आएगा, आप अपना स्कूल जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कूल आ गया, फिर मैंने ये स्कूल डाल दिया और ये सेलेक्ट कर दिया और स्कूल सेलेक्टेड सक्सेसफुली। यहाँ तक बात आ चुकी है। अब ये सब कुछ आपका कंफर्म हो गया और तीसरा पार्ट है ये यूआरएन का तीसरा पार्ट है, आइडेंटिटी प्रोफाइल, आधार फोटो आईडी, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, यहां तक। और फिर उसके बाद में इन्होंने फिर से इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी आपका 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्वलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है उसकी फाइल 50 KB से 300 KB होनी चाहिए, फाइल फॉर्मेट PDF होना चाहिए और नाम होना चाहिए बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। यहां पे दोबारा से इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, पहले भी दिया है अभी भी दिया है। तो या तो आप पहले ही रेडी कर सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में, इसका नाम रख सकते हैं बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, एंड देन उसकी साइज को कंप्रेस करके यहां से आपके लैपटॉप में आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा होगा, उसको आप यहां अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम इसको अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद में फिर हम एक बार नेक्स्ट करके रिव्यू करेंगे एंड देन हमारा यूआरएन फिनिश हो जाएगा। अभी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मेरा फॉर्म नहीं है, मैं किसी और का फॉर्म भर रहा हूं। जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आपको सारी चीजें आपके पास में ऑलरेडी होती हैं, आप इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डाउनलोड करके रखते हैं, तो देन यू वोंट फेस दैट मच प्रॉब्लम। इतना टाइम नहीं लगने वाला है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए भी टाइम लग रहा है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आई थिंक विद इन 45 to 1 hour यू विल बी एबल टू डू दैट ऑन योर ओन एज वेल, राइट। तो गाइज हम लास्ट स्टेज में पहुंच चुके थे जहां पे हमें बोर्ड सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, राइट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दोबारा से दी गए हैं, 50 KB से 300 KB फाइल फॉर्मेट PDF में होना चाहिए और फाइल नेम शुड बी बोर्ड सर्टिफिकेट, बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी बैकएंड पे इसको जो है कंप्रेस कर रखा है और नाम यही रख रखा है। बस मेरे को यहाँ से अगर मुझे ड्रॉप का ऑप्शन आता है तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन ड्रॉप का ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है। तो आप फाइल चूज़ कर सकते हो, फाइल में आपने नाम रख रखा होगा, आप नाम जाएंगे और आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने अपलोड सर्टिफिकेट एंड डन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड हो चुका है। अब आप ओके करेंगे, देन आपको पास में ऑप्शन आएगा नेक्स्ट और रिव्यू का। फिर आप प्लीज एंटर प्रॉपर करेक्ट डेटा इन टेक्स्ट बॉक्स एंड कंट्रोल हाईलाइटेड विद रेड कलर, ओके। रेड कलर कहाँ पे मिस हो गया यार, ओके। यहाँ पे मैं कंसेंट देना भूल गया था, तो प्लीज़ यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिएगा एंड देन वो आपसे जो भी डिटेल है, आपका सीरियल नंबर, आपका सर्टिफिकेट नंबर, सारी चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है दोबारा से। और आप यहाँ पे आप हो सकता है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट भेज दिया हो, तो आप एक बार व्यू कर लीजिएगा। यहाँ पे आप व्यू करेंगे दोबारा देख सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे पहले कंफर्म नहीं करते हैं और फिर उसके बाद में दबा देंगे और फिर बोलेंगे कि मैंने तो गलत भर दिया, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। फिर आप सबमिट करेंगे और यस करते ही आपका 10th क्लास का जो भी प्रोसेस था, प्रोफाइल था, वो सबमिट हो गई। अब आपका ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल प्रीव्यू है, ठीक है। आप देख पा रहे होगे सारी की सारी ये प्रोफाइल प्रीव्यू है, जितनी भी आपने डिटेल्स भरी अब तक, सारी की सारी डिटेल्स स्टार्टिंग से लेकर आइडेंटिटी प्रोफाइल, आधार फोटो आईडी कार्ड, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन पूरी हो जाएगी। फिर आप देख सकते हो दोबारा से कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया है, एक बार इंश्योर करने के लिए, एंड देन लॉक एंड सबमिट। एक और चीज़ ध्यान रखना, एक बार यूआरएन में आपने जो डिटेल भर दी वो दोबारा से चेंज नहीं होगी। फिर आप लॉक करके आप यस कर सकते हो एंड यस प्रोसीड, ठीक है। और ये आपका यूआरएन हो चुका है, प्रोसेस खत्म। तो हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, लॉगिन कर लिया, फिर उसके बाद में यूआरएन में जो 3 स्टेजेस थी वो पार कर ली। अब यहाँ पे आपकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि जब आप माई एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, जब रियली में किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी नेशनलिटी क्या है, ऑब्वियसली बात, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और आपका माइनॉरिटी स्टेटस है नहीं, आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल। यहाँ पे आगे अब अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। देखिए पहली बात तो ये है, जो ये रेड में दे रखा है ना, ये भरना कंपलसरी है। अगर मैं पोस्ट ऑफिस डालना चाहता तो डाल सकता था, नहीं डालना चाहता तो नहीं डाल सकता था, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि करना है कि नहीं करना है। फिर व्हाट्सएप नंबर बताओ, अल्टरनेट ईमेल आईडी बताओ, ये सारी चीज़ें आपके लिए है, ठीक है। आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो मत करें, ठीक है। नेक्स्ट ऑन रिव्यू करते हैं। फिर इनसे पर्सनल प्रोफाइल में सारा स्टेटस पूछा और फिर आपने बोला सबमिट करो, मैंने बोला सबमिट, और ये हो गया। एक मंथ के लिए आपकी पर्सनल प्रोफाइल बन चुकी है। अब आते हैं आप अपने पेरेंट की प्रोफाइल में, ठीक है। पेरेंट की प्रोफाइल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे फादर्स नेम है, मैं उसके बाद में स्टेटस, नेक्स्ट एंड रिव्यू, और इस तरीके से आप ओके कर देंगे। सॉरी, स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, ये पूरी सारी डिटेल ले लेगा आपकी, पता नहीं क्या है। डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर, नेक्स्ट एंड रिव्यू, सब कुछ कर दिया हमने, फिर सबमिट करा, सबमिट, ठीक है, ओके, प्रोसेस हो गया दूसरा। फिर आते हैं सोशल कैटेगरी प्रोफाइल पे। यहाँ पे आई हेयर सेलेक्ट योर कम्युनिटी, दैट इज अनरिजर्व्ड, आई हेयर बाय डिक्लेयर इट, नेक्स्ट एंड रिव्यू, सबमिट। ये आपकी सोशल कैटेगरी आ गई है, ओके। अगर आपकी सोशल कैटेगरी अलग अलग है तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि आपके पास में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वेदर यू आर ए PWD कैंडिडेट और नॉट, नो, डिक्लेरेशन, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए PWD, नो, नेक्स्ट एंड रिव्यू, वेदर यू आर PWD, नो, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड, नो, सबमिट, खत्म।
ओके, तो इतना टाइम नहीं लगना है, बस धीरे धीरे। और ये तो मैं अभी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, अगर मान लो मेरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है या आप अपनी डाल रहे होते तो बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाती। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका एड्रेस, कि हाउस नंबर क्या है, अपार्टमेंट क्या है, बिल्डिंग क्या है, स्ट्रीट क्या है। मैं यहाँ पे डमी फॉर्म भी भर सकता था, फर्जी फॉर्म डालता था ठटा ठटा जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप उससे रिलेट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अभी आप देखिए, किसी भी प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपके पास में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑलरेडी आपके पास में डिटेल्स हैं, कोई प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर मेरे डॉक्यूमेंट मैंने जिस साइज में है, इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़े, मैंने डॉक्यूमेंट्स को पहले तैयार कर लिया है, मेरे पास में 10th का, 12th का, कॉलेज का सब कुछ मेरे सामने है, और फिर उसके बाद में मैं आराम से क्या कर पा रहा हूँ, आराम से उसको मैनेज कर पा रहा हूँ। ठीक है, इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस? ठीक है, यस। तो अगर आपका अलग अलग है तो आप उस सबसे भर सकते हो और बहुत मदद मिल रही है, सब कुछ एकदम। इज़ योर फादर्स एड्रेस सेम एज योर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस? यस, सारी चीज़ हो गई। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, इज़ योर मदर एड्रेस सेम? यस, तो आपका ये भी हो गया, और ये आपकी एड्रेस प्रोफाइल पूरी की पूरी आ चुकी है। ठीक है, फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। अब ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है ये चेंज हो सकता है, क्योंकि किसी का एड्रेस चेंज हो सकता है, किसी की एजुकेशन प्रोफाइल चेंज हो सकती है, लेकिन यूआरएन चेंज नहीं होगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट अगले साल आप बोलोगे सर मैं तो मास्टर्स पूरा करने वाला हूँ, चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बाकी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं एजुकेशनल प्रोफाइल पे। सेलेक्टेड वेयर यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन इंडिया एंड टू द पर्टिकुलर स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास। ओके, तो यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि आपको 12th क्लास से शुरू करना है, राइट। तो हम पहले हायर सेकेंडरी में जाते हैं। क्वालिफिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड, क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट यूपी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले क्या कर दिया था, मैंने पहले भर दिया था सीधा का सीधा कॉलेज, तो आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, बोर्ड सीबीएसई, एंटर स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज नेम। ठीक है, एंटर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट है आपके, हिंदी, ठीक है, कॉमास लगा, एंटर ऑल योर सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोल दिया, मैंने पहले कॉमा नहीं लगाए थे, फिर मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा और यहाँ पे अब आप कॉमा लगा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपसे रोल नंबर मांगा है इस टाइम का, ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया है। अब आपको और ऐड करना है, सेलेक्ट वेयर यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन, ये हम पहले ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, इंडिया। फिर अब आप जाएंगे, अब आपको जाना है ग्रेजुएशन पे। ठीक है, फिर आप कंप्लीटेड लिखेंगे, फिर आप सेलेक्टेड स्ट्रीम लिखेंगे, ये आपने ऐड कर दिया, तो आपकी दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, दैट्स इट। अब आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, देन नेक्स्ट पे जाएंगे अपन, है ना। तो आपकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी हैं, देन यू सबमिट इट एंड देन यू डू यू वांट टू ऐड एजुकेशन प्रोफाइल डिटेल्स? यस, योर एजुकेशन प्रोफाइल डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड। अभी क्या हो रहा है कि मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, अब आपको अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस बताना है कि पहले मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस क्या रहा है। ओके, तो मान लीजिए नो रहा है, तो मैंने नेक्स्ट कर दिया, तो कुछ आपको भरना नहीं है। लेकिन अगर आपका रहा है तो आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि मैं इस टाइम पे ये कर रहा था या कर रही थी, इस टाइम पे ये कर रहा था, राइट। ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड? नो, नो पूछ लिया, सबमिट कर दो, यस, खत्म। फिर उसके बाद में डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट्स, वो ज़्यादा हो जाएगा मैं बोल रही क्लास मॉनिटर भी लिख दो, वो ज़्यादा हो जाएगा वो। बट इट ऑल्सो शोज़ कि आप हमेशा से लीडरशिप पोजीशन पे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ये भी दर्शाती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, परसेंटेज कम रह जाए तो रह जाए, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है ना आपका, वो उसी से होता है। तो आपका क्वेश्चन ये आपका हो गया, आपने सबमिट किया, डन डन। अब आपने पूछा है कि आप क्या पहले यूपीएससी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं? 7। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आप आराम से उसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 बार लिख सकते हैं, देन आप उसके बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास में एक 2019 का डेटा आ गया। अब एक बार के लिए दोबारा से पूछ लेते हैं मैम, दैट्स इट। अब हमने तीनों की डिटेल भर दी है, हमने डाला। हैव यू एवर बीन डिबार्ड? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ ठीक है, फिर आपने सबमिट कर दिया, यस, आपका प्रोफाइल डिटेल पूरा हो गया, आपका सब कुछ आ चुका है। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका एंड में है फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, तो जो फोटो है वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो एक बार इसमें से फाइल चूज़ करते हैं और इसमें पूरा का बताया कि भाई हम कौन सी फोटोग्राफ एक्सेप्ट करेंगे, सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है, रीज़न क्या है इसका। तो ये आपको उस टाइम पे भी डिटेल पूरी दी गई है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और मैंने बता दिया है कि 50 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, 3/4 फेस होना चाहिए, नेम और डेट इस बार नहीं है, ये अंडरस्टैंड करना है आपको। ठीक है, अपलोड, ओके। तो जो फोटो है वो अब सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है ना। अब एक बार के लिए हम लाइव फोटो में क्या होगा कि जो भी जिनका भी फॉर्म भरा जा रहा है उनकी फोटो लेनी पड़ेगी, क्यूआर कोड आएगा, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो प्राइवेसी से रिलेटेड है वो सारी ब्लर हो जाएंगी। तो प्लीज़ ये मत कह देना कि मुझे दिखाओ कैसे हो रहा है एक एक चीज़। अब आपको लाइव कैप्चर करना है तो आप क्या कर सकते हो, कैप्चर फ्रॉम मोबाइल, क्योंकि यहाँ पे जो ये डिवाइस है उसमें वेबकैम नहीं लगा हुआ है। अगर आपके लैपटॉप में वेबकैम है तो आप उससे भी डिवाइस कर सकते हो। तो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल, और उसके बाद में आपका ये क्यूआर कोड आएगा, और क्यूआर कोड आपको 5 मिनट के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आप एक बार ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए कि ये लाइव फोटो वाला हो रहा है या फिर हम ही करेंगे थोड़ी देर में। मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ, एटलीस्ट आपको उसकी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये अपलोड कर रहा हूँ मैं सिग्नेचर, यस, सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो अपन ने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है सक्सेसफुली, अपन ने फोटो कर दी है, अब एक लाइव कैप्चर बचा है। डियर कैंडिडेट, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कॉम्बल एप्लीकेशन फॉर्म। और मेरे को लग रहा है प्रीलिम से पहले मैंने यही अचीवमेंट सबसे बड़ी है मेरी। अब आप प्रोसीड कर सकते हैं। एंड नाउ सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पूरी की पूरी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स आपसे ले चुका है। ठीक है, ऑलरेडी ले चुका है।
सारी की सारी डिटेल्स, और आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट व्यू ऑल सब फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड लॉग द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड। मतलब आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं जो भी आपने किया यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, फोटोग्राफ, सिग्नेचर में। तो यहाँ पे मैं कंसर्न देता हूँ, और आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भी देख सकते हो। ये पूरा का पूरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक बार के लिए देखने को सब कुछ आपने देख लिया। व्यू एंड एडिट, व्यूड एंड एडिट, तो आप ये व्यू देखते जाइए। क्लोज, अब आपको व्यू देख कर देना है। पहले आपको व्यू करते जाना है, क्लोज, व्यू करते जाना है, क्लोज, व्यू करते जाना है, क्लोज। आपको देखना है इसको अच्छे से, ठीक है। हमने सब देख लिया। अब मैं आपको यहाँ डिक्लेरेशन करता हूँ और लुक मैं अपना लॉक करता हूँ, ठीक है। डू यू वांट टू लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यस। और आप ये सारी चीज़ें, अब आपने कंफर्मेशन आ गया कि हाँ मैंने सबमिट कर दिया है, ओके, ठीक है। अब ये आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो ऑलरेडी पास द डिग्री, ठीक है, ऑलरेडी पास द डिग्री, सेलेक्ट डिग्री, सो दैट इज़, यहाँ पे आपसे अलग अलग मांगा गया है, ठीक है। तो अभी आपने देखा था तो इनकी जो डिग्री थी उसमें आपको केमिस्ट्री भी थी और आपकी बॉटनी भी थी, जूलॉजी भी थी, तो आप ये भी लिख सकते हो। सेलेक्ट एग्जामिनेशन अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैं अप्लाई करूँ सिविल सर्विसेज। हैव यू रीड अंडरस्टूड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यस। डू मीट द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, यस। एंटर डिग्री, सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर, जो भी आपका है आप वहाँ पे भर सकते हो। जैसे डिग्री जहाँ से ली है तो आप इसमें सर्टिफिकेट नंबर भी भर सकते हो, आप इसमें आपका रोल नंबर भी भर सकते हो। फिर आपसे डेट पूछी है तो आप डेट भी डाल सकते हो, इसमें आपका परसेंटेज था। देन एंटर डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन दैट इज़ आपके जो ये डिग्री होगी उसमें नीचे लिखा होगा कि आपकी इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, ठीक है। प्रिंसिपल, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, फुल एड्रेस में मतलब जो भी आपका कॉलेज का नाम है और कहाँ है वो सारा डालना है। उसके बाद में आपको अपलोड करनी है आपकी बैचलर डिग्री और सर्टिफिकेट। फाइल नेम मस्ट बी बैचलर अंडरस्कोर सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट 50 KB से 300 KB, ओके। अगर आपके कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने डिग्री ले रखी है तो वहाँ पे भी आपको डालना है सर्टिफिकेट। तो इसको हमें हाँ पीडीएफ फॉर्मेट में लाना है, तो हम इसे पीडीएफ फॉर्मेट में लाते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट क्या साइज़ है, 50 KB से 300 KB। तो पीडीएफ फॉर्मेट कंप्रेस पीडीएफ अप टू 200 KB। फिर आप किसी भी चीज़ पे चले जाइए, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पीडीएफ। फिर आपने ग्रेजुएशन करी, आपने ओपन किया, आपने बोला 200 MB कंप्रेस किया। फिर आप नाम रखना चाहते हैं तो आप यहीं पे नाम रख सकते हैं, बैचलर अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब डाउनलोड कर लीजिए, ये आपका डाउनलोड हो चुका है बैचलर सर्टिफिकेट टू पीडीएफ। अब ये 2 पीडीएफ है ना, तो एक बार के लिए आपको इसमें फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा, और अगर कोई बैचलर सर्टिफिकेट इसमें पहले से है तो वो आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे ये वाला है तो आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर ये वाला है फिर आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने फाइल में इसका नाम रीनेम कर पाएंगे, ठीक है। तब जाके आप इसका नाम रीनेम कर पाएंगे। अब आपका नाम रीनेम हो गया है, फिर आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। फिर आप दोबारा से साइट पे जाओ, यहाँ पे आप अपलोड करो। अपलोड में आपको बैचलर सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा, ये वाला। आपने ओपन किया, आपने अपलोड किया, यस, ठीक है। आपने सारी डिटेल भर दी जिस हिसाब से डिटेल भरनी थी, तो आपका बैचलर डिग्री भी सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। देन उसके बाद में आप रिव्यू भी देख सकते हो कि क्या मैंने सही भरा है कि नहीं भरा है, तो वो भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद में आप नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, मेरी कोई भी वो नहीं है। फिर मैंने ये देखा, मैं व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंड सबमिट, यस, और मेरी पूरी डिटेल सबमिट हो चुकी है। फिर ओके। फिर उसके बाद में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डिटेल मांगी है प्रिलिमिनरी की, मैंने वो भी कर दी। हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड फॉर एनी सर्विस, नो, ये कर दिया, जिनकी डिटेल मैं भर रहा हूँ। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देख लिए, स्टेप 2, नेक्स्ट। फिर आपने यस कर दिया, ओके। फिर उसके बाद में अब आपका लैंग्वेज मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to 5 क्या रहेगा। इंग्लिश कहाँ गया, ये रहा इंग्लिश। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना है मुझे, मेरा है जूलॉजी, ठीक है। लैंग्वेज क्या रहेगा, इंग्लिश। क्या आप यहाँ से आते हैं, नो। सेलेक्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर 1 दैट इज़ हिंदी, जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है ना, एक तो इंग्लिश कंपलसरी और एक हिंदी। इंग्लिश टेस्ट के लिए इंग्लिश, सेंटर फॉर बेंगलुरु। देन उसके बाद में आपसे प्रेफरेंस मांगी है ना। सेलेक्ट हैव यू रीड अंडरस्टूड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यस, सेलेक्ट यस। ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपका क्या है क्या नहीं है, आपको नोटिफिकेशन पड़ा होगा। इट इज़ क्लैरिफाइड द बिलो ऑर्डर ऑफ सर्विस डज नॉट रिफ्लेक्ट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहली प्रेफरेंस की डाल दी तो उसका मतलब है कि हमारे दिमाग में यही चीज़ है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ जो है आप आराम से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रेफरेंस 1, फिर प्रेफरेंस 2, फिर प्रेफरेंस 3, फिर उसके बाद में प्रेफरेंस 4, प्रेफरेंस 5, इस तरीके से आप प्रेफरेंस बढ़ते जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप ऑप्ट भी ना करें। मान लीजिए मैंने इंडियन डिफेंस एस्टेट, इसको मान लो कर लिया मैंने, इसको मैंने नॉट ऑप्टेड करा, इसको मैंने प्रेफरेंस 9 दी, इसको मैंने नॉट ऑप्टेड करा,
ठीक है, इसको मैंने प्रेफरेंस 10 दी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये करा और फिर उसके बाद में आपने सब कुछ देखा, आई हियर बाय डिक्लेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये आपकी स्टेप पूरा हो चुका है, ये मतलब चल रहे हैं ये स्टेप्स, चलते जाएंगे, ठीक है। फिर उसको लॉक एंड सबमिट कर दिया, ये सबमिट हो गया, ये सारी भी डिटेल सबमिट हो गई। अब उसके बाद में आप आ रहा है सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चन नेयर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आपकी है कि इसमें पूरी डिटेल है, आप देख रहे हो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो गया, सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन हो गया, फिर उसके बाद में सोशल इकोनॉमिक क्वेश्चन आया है, फिर उसके बाद में कैंडिडेट डिक्लेरेशन, प्रीलिमिनरी सेंटर सिलेक्शन आएगा। अब हमारे आखिरी के 2 या 3 स्टेप बचे हैं जब आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जो फॉर्म सिविल सर्विसेज के लिए भरा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर मांगा गया है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहली बात है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, तो जिनका भी मैं भर रहा हूँ तो उनका प्लेस ऑफ बर्थ जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हुआ था। फिर उसके बाद में अगर आप पूछेंगे कि आपकी सबसे ज़्यादा एजुकेशन कहाँ हुई है तो अगेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। फिर जो हायर एजुकेशन का प्लेस था वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। फादर कहाँ रहते हैं इनके, लास्ट 15 ईयर्स में कहाँ रहे हैं, तो अगेन दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। फिर आपसे पूछा है आप अर्बन सोसाइटी में रहते हैं या रूरल सोसाइटी में रहते हैं, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्राइटेरिया भी दे रखा है कि आप अर्बन एरिया को कब क्लासीफाई करते हो, एज पर 2011 जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग अर्बन एरिया की डेफिनेशन आपको दे रखी है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप इस डेफिनेशन को रेफर कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, मतलब हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं आप, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो कि स्कूल में क्या था। फिर उसके बाद में कॉलेज लेवल पे क्या रहा, जैसे मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया है। फिर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एट स्कूल लेवल, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, मिशनरी स्कूल था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। देन सेम गोज़ फॉर आपका कॉलेज का, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी ग्रेजुएट डिग्री किस में है, तो दैट इज़ साइंस। फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है कि नहीं है, तो आपने इसमें कुछ नहीं भरा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे आप भरेंगे भी तो क्या भरेंगे इसमें जब पोस्ट ग्रेजुएट है ही नहीं तो। एक मिनट, मतलब आई गेस ग्रेजुएट डिग्री जो है ना इसमें रेड मार्क है तो यही कंपलसरी है, बाकी आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और ये आप छोड़ सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फिर उसके बाद में एक मिनट गाइस, फिर उसके बाद में आपको एमफिल डिग्री भरनी है। एमफिल डिग्री आपका है या नहीं है, तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएचडी डिग्री कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आपका आ जाए ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पास्ड, तो इसमें आपके मेन सब्जेक्ट क्या थे जब ग्रेजुएशन लेवल आपने पास किया, तो इसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीगेट परसेंटेज था 69.9। देन पीएचडी हमने किया नहीं है। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर। फिर उसके बाद में हैव यू बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीरियस प्रीवियस, यू नो, नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, वाई इट शोइंग नॉट एप्लीकेबल। सेलेक्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एंटर नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड बी यू, अगेन इसमें आपको कोई वो नहीं देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हो एस्ट्रिक्स मार्क्स नहीं है, मतलब रेड कलर का मार्क नहीं है, तो आप ये छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मतलब क्या रीज़न है आपके फर्स्ट प्रायोरिटी का, तो इनका फर्स्ट रीज़न है जॉब सेटिस्फैक्शन, दूसरा रीज़न है प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ फादर, तो इसमें इनके फादर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पीएचडी और मदर की है पोस्ट ग्रेजुएट। फादर का प्रोफेशन गवर्नमेंट सर्विस, मदर का प्रोफेशन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी ऑलरेडी पता ही होंगी। इनकम 10 और 0। फिर उसके बाद में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको कहाँ से पता चला कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, टेलीविजन से पता चला, यूपीएससी की वेबसाइट से पता चला, कॉलेज फ्रेंड से पता चला, टीचर से पता चला, जो भी आपको लगता है। तो जैसे मेरे को मान लो, मतलब इनको जो है फ्रेंड्स टीचर से पता चला। फिर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट किया था क्या, उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे पूछा गया आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने दिए हैं, वो ऑलरेडी मेंशन है। नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड इन सिविल सर्विसेज, तो वो आपने लिख दिया है। नंबर ऑफ टाइम्स ये भी हो गया है। प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड। फिर उसके बाद में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करा बॉटनी और डिफरेंट सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में आपने, और फिर उसके बाद में आप कोई सजेशन देना चाहोगे क्या, तो सजेशन ये है, आपके जो भी सजेशन है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आंसर की रिलीज़ की जानी चाहिए प्रीलिम्स से पहले, सॉरी प्रीलिम्स होने के बाद में जस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव कर देना चाहिए, फॉर्म फिलिंग को सिंप्लीफाई करना चाहिए, प्रीलिम्स सिलेबस को ज़्यादा इलॉबरेट करो इस तरीके से, और अपने आप को अपडेट करो, ठीक है। प्लीज़ एंटर प्रॉपर करेक्ट डेटा इन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हाईलाइटेड विद रेड कलर, तो अब अपने क्या इसमें छोड़ दिया है, रेड कलर का डेटा एक बार अपन देख लेते हैं। आई थिंक अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, रिव्यू भी कर सकते हो, जो भी आपका है, कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं हो गई है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो।
यस, तो आपका सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर भी सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। फिर उसके बाद में अब ये बोला गया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन आपको करना है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस है, बट अगर आप PWBD के कैंडिडेट हो और अगर मान लीजिए आपको जो सेंटर लेना है और वो फिलअप हो जाता है, स्टिल यू हैव अ ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर दैट सेंटर, वो आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैंगलोर भर देता हूँ। डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़? बिल्कुल। आई हेयर बाय डिक्लेयर, जो भी आपको दिखना है कि हाँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैंने एंट्रीज भरी हैं एप्लीकेशन में, वो ट्रू हैं, कंप्लीट हैं, करेक्ट हैं, और जो भी नोटिफिकेशन है वो आपने पढ़ी है, आपने फुली डिक्लेयर करते हैं कि आप सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन को मीट कर रहे हैं, मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन को विथहेल्ड नहीं किया है, मैंने केयरफुली जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया है और अपलोडेड किया है क्लियर और करेक्ट स्कैन कॉपीज़ को। आई डिक्लेयर दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल इंस्ट्रक्शन। तो प्लीज़ ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको अच्छे से भर लेना, एंड अगर आपको कहीं पर भी फिर भी इशू आता है तो आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर चेंज कर सकते हो अभी भी, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट रिव्यू कर देंगे, आपने सेंटर देख लिया है, आपने यस कर दिया है, एंड देन यू हैव सबमिटेड, आई हैव रेड इट। तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या नाम है, हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज़ दिस। तो मान लीजिए मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपको भी ऐसा लगता है तो आप एप्लीकेशन नंबर रख लीजिए अपने पास में। कई बार क्या होता है, आप फॉर्म भरते हैं और उसके बाद में आपके पास में कंफर्मेशन मेल नहीं आता है, तो देन उसके बाद आपको कई बार UPSC से कॉन्टैक्ट करना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एप्लीकेशन नंबर आपके पास में हो। अब इसमें आगे देख लेते हैं पेमेंट का। आई थिंक अब पेमेंट ही आएगा। प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे सर्वे के लिए भी इन्फॉर्मेशन मांगी है। प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड योर सिविल सर्विसेज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस बाय कंप्लीटिंग दिस ब्रीफ सर्वे। ओके, डिड यू गेट योर प्रिफर्ड सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर? यस, योर प्रिफर्ड, ठीक है। विच सिविल सर्विसेज इंडियन फॉरेस्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर डू यू प्रेफर फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन? दैट डिपेंड्स अपॉन माई लोकेशन ना, बट वाई दे आर आस्किंग। ओके, आई विल गो टू कन्नूर, ठीक है। ये मैंने सबमिट कर दिया। डिड यू गेट योर, ये हो गया है नेक्स्ट। और ये आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो सारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपने भरा है, आपने फोटो कौन सी अपलोड करी, आपने लाइव फोटो कौन सी दिखाई, एवरीथिंग इज दिस इन दिस फॉर्म, सबका सब इस फॉर्म में आपको मिलेगा। जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स भरी हैं, सारा का सारा, हर एक डिटेल आप इसमें देख सकते हो। सारी की सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। पूरा का पूरा एक फॉर्म है, जो भी आपने URN के टाइम पे भरा, किसी भी टाइम पे भरा, तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट करवा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, तो ये हो चुका है। तो ये मैंने मैम का भरा है तो मैम को मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट में ना। वैसे भी फॉर्म बहुत सस्ता है यार, 100 रुपये का फॉर्म है, ऐसा हाँ ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म अटैच किया है। अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो प्लीज़ आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप ये फेस कर रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जा रहा, तो आप वो गूगल फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हम आपकी स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Thank you very much for giving me your precious asset, that is your time, and stay safe, stay happy, take care, as well as all the best for your prelims examination. Even ma'am is saying all the best. अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपके लिए तो बहुत आसान था, क्योंकि आप तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको तो ना तो सर्टिफिकेट लगाने पड़े, ना परफॉर्मा लगाना पड़ा, ना ये चेक करना पड़ा कि हमारी कास्ट OBC की सेंट्रल लिस्ट में आती है कि नहीं आती है, या जो SC ST कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है कि नहीं है। ये तो आपने कोई बात ही नहीं करी। अब उसी के बारे में बात होगी वन बाय वन, कि आपको एक्चुअली में जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने हैं, जिससे कई बार कहते हैं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट हैं क्या हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, और अगर हमें कुछ और प्रोड्यूस करना है यानी सेंट्रल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है तो वो कहां मिलेगा, वो कैसा दिखता होगा, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, राइट। और दूसरी बार ये सवाल आएगा कि सर अगर मैं EWS में हूं, मैं OBC में हूं, मैं SC ST में हूं, तो मुझे तो बहुत सारे सवाल हैं, मेरे उन सारे अलग अलग सवालों के जवाब कौन देगा, और अगर कहीं पे जवाब है तो वो कहां मिलते हैं। और तीसरा ये है कि सर मेरी ये कास्ट है, मैं राजस्थान में रहता हूं या मैं हरियाणा में रहता हूं, मैं आसाम में रहता हूं, मेरी ये कास्ट है, क्या जो मेरी कास्ट है वो जो सेंट्रल SC ST लिस्ट है उसमें मेंशन है, या फिर जो सेंट्रल OBC लिस्ट है उसमें मेंशन है। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे। और सीधी बात है, मैं यहां पे आपको सिर्फ गाइड करूंगा कि आपको गूगल पे जाना है तो क्या लिखना है, कौन से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है, किस डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना है। यहां पे सिर्फ इन 3 चीजों के बारे में मैं ओवरव्यू दूंगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है जो OBC SC ST इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इवन EWS से बिलोंग करते हैं। तो ये नहीं है कि हमने जनरल से फॉर्म भर दिया बट आपका सारा छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन बताता हूं। अब ऑब्वियसली बात है आप लैपटॉप पे जाइएगा, ज्यादा आसानी आपके लिए होगी। तो आप अगर गूगल पे जाएंगे और सर्च टैब में अगर आप ये लिखेंगे कि मैं लिखता हूं, पहले आपको लिखना है upsc.gov.in। जैसे मैंने UPSC लिखा तो यहां पे मेरे पास में upsc.gov.in आ गया, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट पे गया, और ये वेबसाइट आप सबको पता होगी, अगर आप फॉर्म भरते हैं या फिर रेगुलरली UPSC को विजिट करते हैं तो ये साइट आपको देखने को मिलेगी। अब आपको जाना है फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स पे। कहां जाना है? फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स पे जाना है। अब इन फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स पे क्या क्या मिलेगा, इस पे सब मिलेगा आपको,
ठीक है, जो आपको एक नेम वाली प्रॉब्लम देखने को मिली थी ना जब अपन फॉर्म भर रहे थे कि मान लीजिए किसी का नाम चेंज हो चुका है, तो उसके लिए भी इन्होंने एफिडेविट दे रखा है जो आपको सपोर्ट में लगाना था। फिर उसके बाद में आप देखेंगे, अब हालांकि बहुत सारी चीजें मेंशन है कि कैंडिडेट्स जो ट्रेवल अलाउंस जिनको मिलेगा उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, बट मैं यहां पे सिर्फ बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट डाउट्स आते हैं। अब आप अगर मान लीजिए आपका नाम चेंज हुआ है, आपके फादर मदर का नाम चेंज हुआ है किसी भी डॉक्यूमेंट में, राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक किया, आपके सामने ये क्या आ जाएगा, एक फोल्डर आ जाएगा या आप कह सकते हो एक फॉर्म आ जाएगा जो इंडिया नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है। ये सैंपल एफिडेविट है सिर्फ नेम के लिए। अब इसमें एक बार ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि आप अपना नाम भरेंगे या मैं क्या सन और डॉटर किसकी हूं, एज क्या है, मेरा एड्रेस क्या है। अब यहां पे आपको सबमिट करना है कि जो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी उसमें मेरा नाम ये है, बट अगर मेरे आप बाकी सर्टिफिकेट देखोगे, 10th का सर्टिफिकेट, आधार का सर्टिफिकेट, उसमें मेरा नाम अलग है। आपने यहां पे सबमिट कर दिया जब आपका नाम चेंज है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हो और उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स में। दूसरा ये है कि मेरे फादर और मदर का नाम ये है जो कि मैंने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में भरा है, बट बाकी डॉक्यूमेंट्स में मेरे मम्मी पापा का नाम अलग है। अगर आपको दोनों में नाम चेंज देखने को मिलता है तो अगर ये ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपका नाम चेंज है तो आप यहां भर दीजिएगा और इसको एक सपोर्टिंग एविडेंस के फॉर्म पे लगा दीजिएगा। ठीक है, आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है अपना ही, इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि नोटिफाई करवा के लेके आना है, ये अपनी तरफ से आप क्लेम कर रहे हो। समझ में आ गया? और ऐसे ही आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर अब ओबीसी सर्टिफिकेट के इंस्ट्रक्शन हमें कहां मिलेंगे, क्रीमी लेयर के लिए, कि हम क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आप यहां पे जाएंगे इंस्ट्रक्शन फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट, या आपको एक पूरा का पूरा 9 पेज का डॉक्यूमेंट खुल के मिल जाएगा। अब यहां पे ऑलरेडी, और ये डेटेड कब का है, 28 जुलाई 2015 का। अब इसमें आप जाओगे तो 1 बाय 1 सब कुछ आपको लिखा हुआ है कि अगर इवन आप ओल्ड फॉर्मेट से भर रहे हो लेकिन जो बेसिक पैरामीटर चाहिए ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए वो आप फुलफिल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा का पूरा दे रखा है कि कैसे ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को हमने रिवाइज किया है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन कर रखी हैं। तो यहां पे ये जो वीडियो है ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए है कि आपको चीजें कहां मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी। यहां पे आप जाके देख सकते हो, सारी एक एक चीज यहां पे मेंशन कर रखी है, कौन क्रीमी लेयर में आएगा, कौन क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, ये सारी चीजें मेंशन हो रखी है। और उसके बाद में आपको नीचे सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही तो है ना सेंट्रल सर्टिफिकेट जो हमें चाहिए, बस यही तो आपको निकलवा के लेके आना है। तो पहले इंस्ट्रक्शन में ये देखना है कि क्या आप अप्लाई कर सकते हो क्रीमी लेयर में, और फिर उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। राइट, ये देख लीजिए, ये सारे सर्टिफिकेट है और इसमें सारी कंडीशन दे रखी है। यहां पे आप जाओगे तो आपको कंडीशन पूरी की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, जो 1 लाख वाली कंडीशन है, 2.5 से 4.5 लाख वाली कंडीशन है। बहुत सारे डाउट आते हैं दिमाग में कि हमारे फादर इस सर्विस में है, हमारी मदर इस सर्विस में है, हम प्राइवेट से आते हैं, क्या कारण है क्या नहीं है, वो सब आपको यहां पे मिल जाएगा। आपको बस इसको पढ़ के देखना है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम आपको गाइड करें, और अलग से अगर आपको चाहिए, डिमांड है कुछ, तो आप बता दीजिएगा, हम उसको शॉर्ट की फॉर्म में भी ले आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिर ऐसे ही आप जाएंगे तो नीचे जाके आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, आप इसको खोलिए, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसके द्वारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। वहां पे आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपका केस क्या है, अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं। फिर उसके बाद में आपका कौन सा बॉडी पार्ट है, डायग्नोसिस किस केस के अंदर हुआ है, ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं यहाँ पे। और जो भी मेडिकल अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट को इशू कर रहे हैं, उसका नाम और एड्रेस आपके पास में होना चाहिए, और इस तरीके से आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। राइट, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से जैसे ये फॉर्म 6 है, उसके बाद में ऊपर जाएंगे तो ये फॉर्म 5 है। जब आप पीडब्ल्यूडी का फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। अब ऐसे ही हर एक चीज के लिए है। अब जैसे अगर आप स्क्राइब के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए आप फिजिकली लिमिटेड हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, तो आपको स्क्राइब के लिए अलग मिल जाएगा। आप अपने SC ST बेनिफिट का परफॉर्मा चाहते हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा। आप इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूं, ये लो, ये पूरा परफॉर्मा है। द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारी चीजें इसमें मेंशन है, हर एक चीज जो आपको फॉर्म चाहिए। लोग बोलते हैं कि सर हमें क्या कलेक्ट्रेट जाना पड़ेगा, हमें किसी साइबर कैफे जाना पड़ेगा? नहीं, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखा है, और स्पेशली यूपीएससी ने प्रोवाइड कर रखा है कि आपको कहीं भटकना नहीं है, हर चीज हम दे रहे हैं आपको। ऐसे ही ओबीसी कैंडिडेट के लिए दे रखा है, राइट, और ऐसे ही आपको जो रिटायर्ड और सर्विंग आर्म फोर्सेस पर्सनल है उनके लिए दे रखा है। और आप फिर बोल रहे होंगे सर ईडब्ल्यूएस को तो आप भूल गए हैं। भूले नहीं है, यहां पे आपको ईडब्ल्यूएस का भी देखने को मिल जाएगा। ये सारे वो सर्टिफिकेट्स हैं जिसके लिए आप दर दर भटकते हैं, आप बोलते हैं कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो सारी चीजें। तो आपको एक बार के लिए सर्टिफिकेट का इशू समझ में आ गया। अब आप बोलोगे लेकिन सर ठीक है, मैंने ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया, मुझे पता चल गया कि ये सर्टिफिकेट हमें यहां मिलते हैं और ये सर्टिफिकेट हमें लगाने हैं, लेकिन मेरे हर एक चीज को लेकर डाउट भी तो है, बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन भी तो पूछता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और फिर आपको लिखना है FAQ। मान लीजिए आप आते हैं किस कैटेगरी से, FAQ ऑन, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए आपने लिखा FAQ ऑन ईडब्ल्यूएस, तो क्या समझ में निकल के आया? यहां पे आप जाएंगे तो ये रहा यूपीएससी की तरफ से ही रिक्रूटमेंट ब्रांच FAQs। अब आइए इसको थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूं, मैं आपको सिर्फ एक राह दिखा रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। पहली चीज आपके समझ में आएगा कि कौन रिजर्वेशन कैटेगरी में आएगा ईडब्ल्यूएस में, हु आर एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो आपको देखने को मिल गया कि भाई साहब ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने लिख रखी है।
कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी, काफी पूछते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी, तो वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। फिर उसके बाद में क्या हमें अपर एज लिमिट मिलेगी, तो आंसर साफ साफ ये है कि कोई रिलैक्सेशन नहीं है अपर एज लिमिट में। मतलब जो भी आपके सवाल हैं वो सारे सवाल इसमें लिख रखे हैं इन्होंने। क्या हमें एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी, क्या मिनिमम सूटेबिलिटी रहेगी, सब चीजें यहां पे मेंशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। और जब आप ईडब्ल्यूएस का फॉर्म जो सर्टिफिकेट है वो खोलोगे ना, तो उसमें क्राइटेरिया भी मेंशन है। आप ये टेंशन मत लेना, क्राइटेरिया का नहीं है। मैं एक बार आपको क्राइटेरिया भी दिखाता हूं, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं हमें तो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया नहीं पता। ये आप नीचे जाओगे, यहां पे पूरा पूरा क्राइटेरिया दे रखा है। ये सारे एसेट होते हैं कि ये चीजें आपके पास में नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपके पास में 5 एकड़ से एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है तो आप नहीं होगे, आपके रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट अबव है नहीं होगे। ये सारी कंडीशन ऑलरेडी मेंशन है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी दिक्कत नहीं आती है। और एससी एसटी के लिए मोस्टली जो कैटेगरी है उसमें जो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो वो आपके कास्ट के बेसिस पे देखा जाता है कि आप क्या जो सेंट्रल लिस्ट है एससी एसटी की उसमें आते हो कि नहीं आते हो। और ओबीसी में आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर देखना पड़ता है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो आप ये बताओ FAQ ऑन ओबीसी। आपने बोला ये, सॉरी बॉक्स लिख गया, एक मिनट, ओबीसी, ठीक है। यहां पे आप कुछ भी लिखोगे ना, FAQ इन ओबीसी, FAQ इन ओबीसी सर्टिफिकेट सब आएगा। ये देखो यूपीएससी ने साफ साफ पूरा FAQ दे रखा है, ठीक है, कि भाई व्हाट आर रिजर्वेशन प्रोविजन अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो इन द क्वेश्चन बिलो द टर्म ओबीसी हैज बीन यूज्ड टू मीन नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी। तो आपको क्रीमी नॉन क्रीमी का जब तक पता ही नहीं होगा तो फिर आप ओबीसी में कैसे अप्लाई करोगे। आर द ओबीसी कैंडिडेट एलिजिबल अलाउड टू अप्लाई फॉर ऑल द पोस्ट सर्विस अंडर, जो भी सवाल आपके हैं, जो भी आपके सवाल हैं, क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन में मेंशन होता है कि ओबीसी कैंडिडेट को, जैसे मान लीजिए जनरल की 32 लास्ट एज है, उसमें आपने 3 जोड़ दिया तो 35 आ गया, वही यहां पे भी मेंशन है, ठीक है। सारी चीजें, अटेम्प्ट्स क्या है, रिक्वायर्ड कितना एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा, क्या कंसेशन और रिलैक्सेशन है, क्या वेदर चेंज ऑफ कैटेगरीज अलाउड इन केस ऑफ ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट और नॉट। ये सारे जितने भी आपके डाउट हैं, 6 पेज का डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे में इसमें आपको मेंशन किए जा चुके हैं। फिर आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें ये नहीं पता कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जो हमारी ओबीसी सर्टिफिकेट पे साइन करेगी। मैं कह रहा हूं ना, जो ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में जितने भी सवाल खड़े होते हैं वो सारे आपको यहां मिल जाएंगे। बता रखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड। लेकिन अगर इनके अलावा अगर आपने किसी और से करवाया तो फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर लोग बोलते हैं कि सर फाइनेंशियल ईयर जो है इनकम का किस बेसिस पे होगा, अगर मैं नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूं तो ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, एग्जांपल दे रखा है। तो आप जितने भी आपके अंदर सवाल है ना वो सारे के सारे यहां मेंशन है। तो ये चीज के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अब आप इसमें जो भी आप डालना चाहो, दोबारा डाल बताऊं, आप SC ST डालेंगे तो भी आ जाएगा, राइट। अगर आप, एक मिनट, अगर आप SC ST भी डालेंगे तो भी ये आ जाएगा। ये लो, सब कुछ यूपीएससी ने दे रखा है। आप समझ में आ गई मेरी बात कि कहां से मेरे को फॉर्म्स मिलेंगे, कहां से मेरे सर्टिफिकेट मिलेंगे। उसके बाद में मेरे को हर एक, जानो मान लो मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, SC ST कहीं से भी हूं, उससे रिलेटेड मेरे को कोई FAQs है, जितने भी मेरे सवाल दिमाग में आते हैं वो सारे मिल जाएंगे। अगर उसके बाद में भी कोई सवाल ऐसा है जो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप यहां पे भी ये चीज देख सकते हो, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा, कोई इसमें लोड लेने की जरूरत है ही नहीं। मान लो वेयर टू फाइंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट, ये देखो इन्होंने भी बोला upsc.gov.in पे जाओ, आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। कौन कॉम्पिटेंट है, मेरे सर्टिफिकेट पे कौन साइन करेगा, ये भी बता दिया। किस कैटेगरी पे आप SC ST डिक्लेयर करते हो, ये भी बता दिया। सब कुछ इन्होंने बता चुके हैं। अब अगला सवाल आता है कि सर मुझे तो अब ये बताओ कि मैं राजस्थान से हूं, मैं हरियाणा से हूं, मैं आसाम से हूं, क्या जो मेरी कास्ट है और जो सेंट्रल लिस्ट है SC ST की, वो कास्ट उस सेंट्रल SC ST लिस्ट में या ओबीसी लिस्ट में मेंशन है कि नहीं है, जिससे मैं ये तो कंफर्म कर सकूं। हो सकता है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल हो या एस्पिरेंट हो जो राजस्थान में SC ST कैटेगरी में आता हो लेकिन सेंट्रल में नहीं आता हो, या फिर हरियाणा में वो ओबीसी कैटेगरी में आता हो लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अगेन आपको जाना है गूगल के ऊपर, गूगल के ऊपर जाके आपको कुछ नहीं, सिर्फ मेंशन करना है सेंट्रल लिस्ट ऑफ SC ST, ठीक है। आप गए, आपने गूगल सर्च मारा, पहला ही जो लाइन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहां पे आप चले जाओ। चले गए, बहुत ही प्यारी साइट बना रखी इन्होंने। आप यहां जाओगे, अब आपको यहां पे सारे स्टेट्स और यूटीज देखने को मिल रहे होंगे, राइट। ये देख पा रहे होंगे, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सब। अब मान लीजिए मेरा जो दोस्त है वो आता है अपने हिमाचल प्रदेश से, मैं हिमाचल प्रदेश में गया, मेरा दोस्त बोलता है कि यार मेरा तो जोगी लगता है पीछे, अब तू मुझे बता कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं। तो साफ साफ हिमाचल प्रदेश में आपको 57 ऐसी कास्ट दे रखी हैं, उसमें 30वें नंबर पे जोगी है। हाँ भाई, मैं जो सेंट्रल लिस्ट है SC ST की, उसमें मेरी कास्ट आती है, मैं सेंट्रल SC ST सर्टिफिकेट भर सकता हूं, मैं SC ST में आता हूं और मैं इस बेसिस पे फॉर्म भी SC ST से भर सकता हूं।
अगर आपको और जानना है तो आप चले जाओ, और मान लो आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो अपना बताओ। मान लो कि मैं राजस्थान में गया, अब आपने राजस्थान क्लिक किया, ये लो। कोई बोलेगा सर बावरी, क्या जो बावरी वो आते हैं, बैरवा आते हैं, बड़ी आता है, आ रहा है, सब आ रहा है। आपको जाके सिर्फ अपनी जो कास्ट है उसको मैच करना है। अगर आपकी मैच हो रही है इस लिस्ट में, मेंशन है इस लिस्ट में, आप आराम से निश्चिंत होकर फॉर्म भर सकते हो। तो पहला काम ओबीसी SC ST वालों को क्या करना है, अपनी सेंट्रल जो लिस्ट है उसमें देखना है कि मेरी कास्ट मेंशन है कि नहीं है। जब पता चल जाए हाँ है, तो उसके बाद में जाके आपको upsc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। एंड देन उसके बाद में अगर फॉर्म डाउनलोड कर लिया और फिर भी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप जाके FAQs पे बात कर सकते हो। ये होगी। अब मैं एक बार के लिए थोड़ा सा ओबीसी पे भी दिखा देता हूं, नहीं तो फिर बोलेंगे सर आपने हमारा नहीं दिखाया। ठीक है, तो यहां पे आप जाओगे सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, सर्च करा आपने, ये लो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की आपको सेंट्रल लिस्ट मिल गई। ये सारे वो पैनल हैं जो गवर्नमेंट के पैनल हैं। अब यहां पे भी आपको कास्ट देखने को मिल रही है। चलो मैं चलता हूं कर्नाटका, मैं कर्नाटका जाता हूं और कर्नाटका पे मेरे को कास्ट और कम्युनिटी सारी मेंशन है। ये देख रहे हो, सारी कास्ट और कम्युनिटी, जितनी भी कास्ट है, आपको बस चेक करना है कि मेरी कास्ट इसमें मेंशन है कि नहीं है। अगर मेरी कास्ट मेंशन है तो ठीक है भाई, मैं ओबीसी में हूं। अब अगर आपको पता चल गया कि आप ओबीसी में हो, तो आपको यह पता लगाना है कि मैं क्रीमी लेयर में हूं कि नॉन क्रीमी लेयर में हूं। राइट, जब आप नॉन क्रीमी लेयर में होगे तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे ना। अगर आप क्रीमी लेयर में होगे तो कैसे अप्लाई कर पाओगे? तो पहले आपको यह देखना है कि मैं ओबीसी लिस्ट में हूं क्या नहीं, और दूसरा फिर आपको देखना है कि मैं क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो मेरे को बाइफर्केशन दे रखा है या जो कंडीशन दे रखी है उसको मैं फुलफिल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो आई होप अब तक की जो भी सारी चीजें मैंने बताई हैं बहुत ही बेसिक है। आपको गूगल पे गए, गूगल पे सर्च किया और ऑफिशियल वेबसाइट पे गए हम upsc.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिपार्टमेंट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और जो upsc.gov.in ने फॉर्म प्रोवाइड किए वही देखे। उन्होंने जो FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की लिस्ट बताई, डॉक्यूमेंट्स बताए, वही देखे। यही चीज आपको करनी है। राइट, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि हाँ अब मैं बैठ के पढ़ सकता हूं, देख सकता हूं, मुझे किसी ने गाइड कर दिया, मुझे किसी ने डायरेक्ट कर दिया है। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूं, मुझे फॉर्म में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कोई गाइड करें, तो प्लीज आप बताइएगा, उसका भी हर एक सॉल्यूशन अपन रखेंगे। ओके, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कोई भी आपको इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर।